कर दे। आवाज मेरी आ रही है आपको? देखिए जी, बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर आई वुड लाइक टू थैंक पाकिस्तान लॉयर फोरम जिन्होंने आज की मीटिंग अरेंजमेंट्स की। एंड साथ ही साथ आई मस्ट अप्रिशिएट द टीम जो कि इतना अच्छा काम कर रही है लीगल अवेयरनेस के हवाले से, चाहे वो एडवोकेट्स के लिए हो या नॉन एडवोकेट्स के लिए। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर सूट। देखिए जी, ये टॉपिक आपने कभी ना कभी और कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना जरूर होगा या इसको पढ़ा जरूर होगा अपने एलएलबी के टेन्योर में या अपने लीगल प्रैक्टिस में। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डिटेल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर सूट, देखें ये वैसे तो एक छोटा सा टॉपिक है लिखने और पढ़ने में, लेकिन जब अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, तो चाहे वो एलएलबी के हवाले से हो या वो लीगल जुडिशियल एग्जाम्स के हवाले से हो, वो बहुत ज़्यादा है। देखिए अक्सर इस टॉपिक से जुडिशियल एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिटन एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं और इंटरव्यूज में भी पूछे गए हैं। इसीलिए हम आज पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो उसकी कंडीशंस हो, इंटरप्रिटेड सूट होता क्या है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कि उनको हम कवर अप कर सकें, और ताकि हमें एक इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें मिल जाए। आज जिन दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है, अगर उनमें से कोई दोस्त जो है वो स्पेशली जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप जो है इसको थोड़ा सा अटेंटिव होके लेक्चर को अटेंड करें, ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो, और फिर बाद में जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम एंड में इंशाल्लाह पुट अप करेंगे। देखें, एंटरप्रेन्योर सूट जो है वो एक स्पेशल नेचर का सूट होता है। अब इसको मैं स्पेशल नेचर का सूट क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीजन है। देखिए जनरली क्या होता है, एक रेगुलर सूट हम तब फाइल करते हैं जब प्लेंटिफ का कोई राइट इन्फ्रिंज्ड होता है, जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तब हम एक इंटरप्रेट जो है रेगुलर सूट फाइल करते हैं। रेगुलर सूट फाइल करते हैं और कोर्ट से जो है हम कोर्ट अप्रोच करते हैं कोर्ट को, और कोर्ट से हम कुछ ना कुछ अपने लिए उससे रिलेटेड रिलीफ क्लेम करते हैं। कोर्ट से हम जो रिलीफ क्लेम करते हैं वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि पोजीशन भी हो सकती है, डिक्लेरेशन भी हो सकती है, जैसे कि हम रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि कुछ हम जो है रेगुलर सूट में अपने लिए रिलीफ क्लेम करते हैं। लेकिन जब बात आती है इंटरप्लीडर सूट की, तो उसमें चीजें बहुत सारी डिफरेंट होती हैं। उसमें पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्लेंटिफ का कोई भी डिफेंडेंट के साथ डिस्प्यूट नहीं रहता। इसमें जो मेन चीज नोट करने वाली है वो ये है कि इसमें डिस्प्यूट जो रहता है वो डिफेंडेंट्स के बीच में रहता है। इसमें प्लेंटिफ का कोई भी राइट इन्फ्रिंज नहीं होता। इसमें प्लेंटिफ का पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं होता सब्जेक्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड। देखिए इससे रिलेटेड जुडिशियल इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सर वो कौन सा ऐसा सूट है जिसमें प्लेंटिफ जो है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, या सर ऐसा कौन सा सूट है जिसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होता, या वो कौन सा ऐसा सूट है जिसमें डिस्प्यूट जो है वो एक्चुअली डिफेंडेंट्स के बीच में होता है। तो अब आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा ये सारी बातें सुन के, कि सर अगर प्लेंटिफ का कोई राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो ही नहीं रहा, अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो हम ये सूट फाइल क्यों कर रहे हैं। और बात बिल्कुल सही भी है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फाइलिंग एन इंटरप्लीडर सूट। अगर कोई राइट हमारा इन्फ्रिंज नहीं हो रहा तो हम क्यों सूट फाइल कर रहे हैं। देखिए इस चीज को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझा जाएगा। देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको समझने के लिए हमें उनके बैकग्राउंड्स को देखना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको समझने के लिए हम खाली सिर्फ बेर एक पढ़ते हैं तो वो चीज़ें समझ आ जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिनको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना उनको बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो भी थर्ड कैटेगरी में फॉल करता है, और उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू जब हम समझेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा।
देखिए, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मान लेते हैं कि मैं किसी रोड से जा रहा हूँ और मुझे एक कहते हैं कि बैग मिलता है। ठीक है सर, एक ब्लैक कलर का बैग मिलता है और जब मैं उसको खोल के देखता हूँ तो उसमें पैसे होते हैं। ठीक है, पैसों से भरा हुआ बैग होता है। अब जब वो मुझे पता है कि वो बैग मेरा नहीं है और जिसका है मैं उसको रिटर्न करना चाहता हूँ। अब मैंने पूरे एफर्ट्स किए उसके ऑनर को ढूंढने की, जो एक्चुअल ऑनर है उसको ढूंढने के एफर्ट्स किए, लेकिन एट द एंड होता क्या है कि उसका जो एक्चुअल ऑनर है वो मुझे मिलता नहीं है। तो मैं करता क्या हूँ, मैं एक न्यूज़पेपर में एड देता हूँ कि सर ये बैग, इस तरीके का एक बैग मुझे मिला है और जिसका भी है वो काइंडली मुझसे कांटेक्ट कर ले। तो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि एक दो दिन बाद जो है दो लोग मेरे पास आते हैं। वो आके मेरे पास एडवर्स क्लेम करते हैं। देखिए यहाँ पे नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज है कि एडवर्स क्लेम होता है। दोनों आके मेरे पास एडवर्स क्लेम करते हैं और वो ये कहते हैं कि सर ये जो बैग आपको मिला है, ए जो कहता है वो कहता है कि सर ये जो बैग आपको मिला है ये बैग मेरा है। वो अपने तरीके से मुझे कन्विंस करने की कोशिश करता है। सेम उसी तरीके से बी मुझे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सर ये जो बैग है ये मेरा है और काइंडली आप ये मुझे हैंड ओवर कर दें। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि दोनों की बातें मुझे समझ आती नहीं है, दोनों से मैं कन्विंस नहीं होता हूँ कि जो है किस तरीके से मतलब कहने का मकसद ये है कि किसको बेग देना चाहिए, किसको हैंड ओवर करना चाहिए बेग। तो मैं क्या करता हूँ अब इस सिचुएशन में, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपनी जान किस तरीके से छुड़ाऊं। अब मान लीजिए अगर मैं जो है अपनी जान छुड़ाने के लिए बेग जो है वो ए को दे देता हूँ और क्या पता कि कल को बेग जो है उसका रियल ऑनर बी हो और वो मेरे अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन ले ले। ठीक है सर, अगर मान लेते हैं कि बेग जो है वो मैं बी को दे देता हूँ और क्या पता रियल ऑनर वो ए हो और वो मेरे अगेंस्ट में मे भी लीगल एक्शन ले लें। अब यहां तक आप इस एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखिएगा। हमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्या होता है, फॉर सपोज कि मैं किसी अपने दोस्त से 2 लाख रुपए उधार लेता हूँ। ठीक है सर, और उसके बाद जो है मैं उसको कहता हूँ कि मैं आपको ये 1 महीने के बाद रिटर्न कर दूंगा। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि 1 महीने से पहले पहले मेरे उस दोस्त की डेथ हो जाती है। अब होता क्या है, अब ये होता है कि दो लोग मेरे पास आते हैं, दो उसके लीगल एयर्स मेरे पास आते हैं और वो आके मुझसे क्लेम करते हैं, एडवर्स क्लेम करते हैं। बड़ा बेटा कहता है कि सर ये जो पैसे हैं ये पैसे मेरे हैं, वालिद साहब ने असल में मुझसे लेके ये पैसे आपको दिए थे, आप काइंडली ये मुझे रिटर्न कर दें। सेम उसी तरीके से जो छोटा बेटा है वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सर ये जो बैग है, ये जो पैसे हैं ये पैसे आप मुझे दे दें, वालिद साहब ने मुझसे लेके आपको दिए थे। अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। अब अगर अगर हम दोनों एग्जाम्पल्स को गौर करें तो दोनों एग्जाम्पल्स में कुछ चीजें कॉमन है। देखें क्या कॉमन है। पहली बात तो ये है कि दोनों एग्जाम्पल्स में दो लोग हैं, दावेदार जो हैं वो दो हैं। और साथ ही साथ दोनों एग्जाम्पल में ये भी कॉमन है कि जो क्लेम वो कर रहे हैं वो एडवर्स क्लेम कर रहे हैं। दोनों एग्जांपल्स में ये कॉमन है कि मैं जो हूँ, मैं दोनों प्रॉपर्टीज में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी मेरा उससे लेना देना नहीं है। अब देखें इस चीज को, दोनों एग्जांपल्स में हमें दोनों एग्जांपल्स देख लिए। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, लॉ क्या कहता है इस बारे में। लॉ ये कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप जो है आप कोर्ट को अप्रोच करें, आप कोर्ट को अप्रोच करें और कोर्ट से एक कहें कि सर ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी नहीं है, बेसिकली इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये उसके दो दावेदार हैं, एडवर्स क्लेम कर रहे हैं, मैं इनको रिटर्न करना चाहता हूं लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि असल ओनर कौन है। सो हेंस नाउ कोर्ट शुड डिसाइड कि ये प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है और मुझे जो है इस केस से, इस लाइबिलिटी से डिस्चार्ज किया जाए। नाउ दैट इज कॉल्ड इंटरप्लीडर सूट। देखिए यहां तक आपको बात आई होप कि समझ आ चुकी होगी कि इंटरप्लीडर सूट बेसिकली होता क्या है और कैसे वो फाइल किया जाता है। आपको मैंने एक जनरल इंटरप्लीडर का जो है मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब जब हम इन एग्जाम्पल्स को लेके, ये एग्जाम्पल्स हम सामने रख के जब हम इसका जो है लीगल प्रोविजंस पढ़ेंगे
तो वो काफी जो है इजीली हमें समझ में आ जाएंगे। देखिए, आपको अभी तक इंटरप्रीटर सूट के बारे में पता लग गया होगा कि इंटरप्रीटर सूट होता क्या है, कैसे फाइल होता है, उसके सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं। अब हम जब अगर इसके लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं, तो इससे सेक्शन जो डील करता है वो सेक्शन 88 इंटरप्रीटर सूट से डील करता है, और जो उसके कनेक्टेड ऑर्डर है वो ऑर्डर 35 है। अब सबसे पहले वन बाय वन हम इसको करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो डील करता है इससे वो सेक्शन 88 है। वो क्या कहता है सर, जब हम इसके टाइटल को पढ़ेंगे, सेक्शन 88 के टाइटल को पढ़ेंगे, कि वो ये कहता है कि वेयर इंटरप्लीडर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड। देखिए, अगर हम इसकी सिंपल लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन निकालें तो वो ये होती है कि कहाँ पे इंटरप्लीडर सूट फाइल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इसका सिंपल मीनिंग नहीं निकलेगी, इसकी सिंपल इंटरप्रिटेशन नहीं होगी। बेसिकली यहाँ पे इसका मकसद ये निकलता है कि किन हालात में, किन सर्कमस्टांसेस में इंटरप्लीडर सूट फाइल किया जा सकता है। अब हम इसको, जब हम इसकी लीगल लैंग्वेज देखेंगे, देखिए मैं आपको पूरा सेक्शन पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि उसकी जो मेन पॉइंट्स, क्रक्स क्या है उस सेक्शन का। फिर जब आप उसको पढ़ेंगे, एक दफा रीड करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको चीजें इजी समझ आ जाएंगी। देखिए, सेक्शन ये कहता है कि जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग एडवर्स क्लेम करेंगे, कोई भी चीज, कोई भी चीज हो सकती है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, पैसे हो सकते हैं, डेट हो सकती है। कहने का मकसद ये, किसी भी चीज के ऊपर अगर दो लोग या दो से ज्यादा लोग एडवर्स क्लेम करेंगे किसी थर्ड पर्सन से, जिसका उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो थर्ड पर्सन क्या कर सकता है, वो थर्ड पर्सन कोर्ट को अप्रोच करेगा, केस फाइल करेगा, कोर्ट से कहेगा कि सर इस प्रॉपर्टी से मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये जिसका है मैं उसको देना चाहता हूँ, आप डिसाइड करें ये किसको देना चाहिए। ठीक है सर, और मुझे इस केस से फ्री कर दें, मुझे डिस्चार्ज कर दें, साथ ही साथ मेरे जो चार्जेस हैं वो मुझे अवॉर्ड करें, एंड इंडेमनिटी जो है वो मुझे दें। अब यहाँ तक जितना मैंने आपको समझाया, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दिया था, लेकिन यहाँ पे दो चीजें मजीद और हैं जो समझनी बाकी हैं। देखिए, एक तो है चार्ज, दूसरा है इंडेमनिटी। ये दोनों क्या चीजें हैं? जब मैं कोर्ट से कहूंगा कि सर मुझे डिस्चार्ज किया जाए, तो साथ ही साथ मैं उससे चार्ज क्लेम करूंगा। चार्ज का सिंपल मकसद ये है कि सर मेरा जो इस केस में खर्चा लगा है वो मुझे अवॉर्ड किया जाए। बेसिकली देखें, जैसे मैंने आपको एक बेग का एग्जांपल दिया था, कि बेग के लिए मैं क्या करता हूँ, न्यूज़ में पब्लिकेशन करवाता हूँ, या मैं उसको रियल ओनर को ढूंढने की एफर्ट्स करता हूँ, या मैंने जो इंटरप्रीटर सूट फाइल किया उसके लिए मैंने जो कोर्ट फीस वगैरह दी, वो सारा जितना खर्चा जो है वो मिला के मेरा तकरीबन कोई 50,000 का खर्चा लगा है। अब वो खर्चा जो है वो मैं कोर्ट से क्लेम करूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं कोर्ट से वो खर्चा क्लेम करूंगा। मान लेते हैं कि सर मेरा 50,000 रुपए का खर्चा हुआ है इस रियल ऑनर को ढूंढने में और ये सारी चीजें करने में, मैंने न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन भी करवाई, तो वो मुझे क्लेम, वो मुझे दिया जाए। अब देखें, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोर्ट ने हमारा जो क्लेम है वो अवॉर्ड कर दिया, मुझे 50,000 रुपए देने के लिए एग्री होगी कोर्ट। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट अपने पॉकेट से वो 50,000 रुपए मुझे देगी, या क्या प्रोसीजर होगा, वो 50,000 मुझे किस तरीके से मिलेंगे। देखिए, इसमें ये होता है कि जब जब कोर्ट जो है वो आपके चार्जेस आपको अवॉर्ड करती है, तो बेसिकली कोर्ट डिफेंडेंट्स को डायरेक्शंस इशू करती है कि आप अगर लेट से कि दो डिफेंडेंट्स हैं, तो ये तो दोनों डिफेंडेंट्स हैं, इन दोनों से वो डायरेक्शंस इशू करेगी दोनों को, कि आप जो है हाफ ऑफ करके आप प्लेंटिफ के चार्जेस को पे कर दें। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? वो फिर जो है 25,000 एक डिफेंडेंट, 25,000 दूसरा डिफेंडेंट, दोनों करके और मुझे मेरे 50,000 रुपए पे कर देंगे। अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि चार्ज बेसिकली क्या होता है। दूसरी बात जो मैंने कही थी वो होती है, इस सेक्शन में बताई गई है, इंडेमनिटी। देखिए, इंडेमनिटी को अगर सिंपल इंग्लिश में हम इसका मतलब निकालें तो वो होता है कि प्रोटेक्शन। इस केस में प्लेंटिफ जो है अपने लिए बेसिकली एक प्रोटेक्शन मांगता है कि सर आप किसी को भी दे दें प्रॉपर्टी, आप ए को दे दें या बी को दे दें,
लेकिन मुझे प्रोटेक्शन चाहिए इन दोनों से कि इन फ्यूचर मेरे अगेंस्ट में इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरे अगेंस्ट में इनमें से कोई भी लीगल एक्शन ना ले। आई होप कि आपको ये दोनों चीजें अभी समझ में आ गई होंगी। मैंने चार्ज भी आपको समझा दिया, इंडेमनिटी भी हो गई। अब देखिए, मैंने शुरू से लेके अभी तक मैंने आपको सिंपल एक ओवरव्यू दिया है, सिंपल एक आपको बेसिक और जनरल इंट्रोडक्शन दिया है कि इंटरप्रीटेड सूट होता क्या है। लेकिन अभी इसको मजीद और इन डिटेल पढ़ने की जरूरत है। अभी बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं कि किस तरीके से कोर्ट जो है इसमें प्रोसीड करती है, क्या प्रोसीजर होता है, कोर्ट के पास क्या पावर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरप्रीटेड सूट जो है वो एक स्पेशल नेचर का सूट होता है। तो क्या इसकी जो प्लेंट बनती है वो भी एक स्पेशल नेचर की, स्पेशल टाइप की प्लेंट बनती है, या वो जो है एक सिंपल जैसे रेगुलर सूट की प्लेंट। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनको अभी कवर करना बाकी है। देखिए, इस सेक्शन को देख के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस, कुछ प्री रिक्विजिट्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए हैं अपनी एक जजमेंट में। 2017 की जजमेंट है, पीएलडी पेज नंबर 1। उसमें कुछ जजमेंट्स, जो कंडीशंस हैं वो कोर्ट ने मेंशन की हुई है कि ये चार कंडीशंस जो हैं, ये चार कंडीशन हर एक इंटरप्रीटेड सूट फाइल करने से पहले पहले मौजूद होनी चाहिए। सर, वो चार कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन ये है कि जो दावेदार होंगे वो कम से कम दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? जो क्लेमेंट्स होंगे वो दो या दो से ज्यादा होंगे। साथ ही साथ जो वो एडवर्स उनका क्लेम होना चाहिए, वो जो क्लेम करेंगे, दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो वो क्लेम करेंगे वो एडवर्स क्लेम होना चाहिए। ठीक है सर। अब इसमें तीसरी जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि प्लेंटिफ जो है उसका अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसकी अपनी कोई भी उसका अपना केस से रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं होगा। और चौथी इसमें जो कंडीशन मेंशन की गई है वो ये है कि जो एडवर्स क्लेम वो लोग कर रहे हैं वो सेम प्रॉपर्टी के ऊपर होना चाहिए, एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर होना चाहिए। अब वो मैटर नहीं करता कि प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन उनका क्लेम सेम प्रॉपर्टी के ऊपर होना चाहिए। अब इसको अगर हम थोड़ा सा दोबारा से देखें तो सारा ये है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक सेम प्रॉपर्टी के ऊपर किसी थर्ड पर्सन से क्लेम करते हैं, थर्ड पर्सन वो जिसका अपना पर्सनल कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उस केस से रिलेटेड, उसका अपना पर्सनल जो है कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस सब्जेक्ट प्रॉपर्टी को लेके, उस थर्ड पर्सन के पास क्या ऑप्शन है? वो थर्ड पर्सन फिर कोर्ट में जाके इंटरप्रीटेड सूट फाइल करता है। देखिए, यहां तक सारा हमने इसका बेसिक सब कुछ समझ लिया है। अब इसको मजीद इन डिटेल पढ़ने के लिए हमें सेक्शन 35 को देखना पड़ेगा। बेसिकली सेक्शन 30, ऑर्डर 35, सॉरी, ऑर्डर 35 एक छोटा सा ऑर्डर है जिसमें 5 से 6 रूल्स हैं, और हम उनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है ऑर्डर 35 में क्या क्या चीजें दी गई हैं, किस तरीके से कोर्ट प्रोसीड करती है, क्या कोर्ट के पास पावर्स होते हैं, वो ये सारी चीजें। अब देखिए, ऑर्डर 35 का अगर हम रूल 1 पढ़ेंगे तो रूल 1 ऑर्डर 35 का ये कहता है कि प्लेंट, उसका जब हम टाइटल देखेंगे तो उसमें ये है कि प्लेंट इन इंटरप्लीटेड सूट। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जैसे एक स्पेशल नेचर का सूट है, तो क्या इसमें प्लेन जो बनेगी वो स्पेशल नेचर की बनेगी या सेम उसी तरीके से बनेगी जैसे एक रेगुलर सूट में प्लेन बनती है? तो उससे रिलेटेड रूल 1 डील करता है। देखिए, रूल 1 बेसिकली ये कहता है कि प्लेन जो बनेगी इंटरप्रीटेड सूट में, जो प्लेन बनेगी वो सेम बनेगी जिस तरीके से एक रेगुलर सूट में प्लेन बनती है। आई अज्यूम कि आप सबने एक प्लेन जरूर देखी होगी किस तरीके से एक रेगुलर सूट की प्लेंट होती है। सेम वैसे ही एक प्लेन बनेगी, लेकिन लेकिन उसमें मजीद 3 चीजें और ऐड की जाएंगी। अच्छा सर, वो क्या 3 चीजें, कौन सी 3 चीजें ऐसी ऐड होंगी तो हमारी रेगुलर जो प्लेंट है वो इंटरप्रीटेड सूट की प्लेंट बन जाएगी? सर, रूल नंबर 1 ये कहता है, पहली जो आपके पास स्टेटमेंट होगी जो आप उसमें ऐड करेंगे, वो आप ये ऐड करेंगे कि सर जो बेसिकली जो सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कोई भी मेरी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिर्फ मुझे मेरे चार्जेस चाहिए, जो मेरा खर्चा हुआ है वो मुझे चाहिए।
पहली स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे। अच्छा सर, दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सर दूसरी स्टेटमेंट हम इसमें ये लिखेंगे कि जो डिफेंडेंट्स हैं, दो हो या दो से ज्यादा हो, जितने भी हो, जो डिफेंडेंट्स हैं वो एडवर्स क्लेम कर रहे हैं मुझसे। ए कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है, बी कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है सर। तीसरी क्या स्टेटमेंट हम लिखेंगे? सर तीसरी स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे कि सर जो बेसिकली जो डिस्प्यूट है वो बिटवीन द प्लेंटिफ नहीं है, बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट नहीं है, पर वो एक्चुअली में डिफेंडेंट्स के बीच में डिस्प्यूट है। तो ये तीनों चीजें जो है, ये तीन जब स्टेटमेंट्स हम एक रेगुलर प्लेंट में लगाएंगे, डालेंगे, तो एक रेगुलर प्लेंट जो है एंटरप्रेन्योर सूट की प्लेंट बन जाती है। तो ये रूल नंबर 1 था जिसने हमें कहा कि ये तीन स्टेटमेंट्स एक एंटरप्रेन्योर सूट में लिखने के लिए, स्टेट करने के लिए जरूरी है। ठीक है सर। अब इसके बाद जब हम रूल 2 की तरफ जाएंगे, तो बेसिकली रूल 2 जो है वो एक किस्म का एक डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास। कोर्ट बेसिकली इसमें क्या करती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रॉपर्टी जो है वो, उससे मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो बेसिकली रूल 2 के अकॉर्डिंग कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोर्ट चाहे तो, किसी भी पॉइंट पे अगर कोर्ट चाहे तो वो प्लेंटिफ को ये ऑर्डर कर सकती है, ये डायरेक्शंस इशू कर सकती है कि जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसको आप कोर्ट की कस्टडी में रख दें। तो किसी भी टाइम जो है प्लेंटिफ को कोर्ट अकॉर्डिंग टू रूल 2 ऑर्डर करेगी कि जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जैसे मेरे पास ब्लैक बैग था, वो कोर्ट मुझसे लेके अपनी कस्टडी में रख सकती है। ये था सिंपल ऑर्डर 2। अब बात करते रूल 2। अब बात करते हैं आगे चल के रूल 3 के बारे में। देखिए रूल 3 जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस होते हैं। देखिए रूल, हम यहाँ तक तो पूरा ये समझ के आए कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योर सूट फाइल किया जाता है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, और कौन फाइल करता है, प्रोसीजर क्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूल 3 में वो प्रोसीजर बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि डिफेंडेंट आपके एंटरप्रेन्योर सूट फाइल करने से पहले आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर देता है, तो क्या होगा। देखें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दो दावेदार मेरे पास आए और दोनों ने मुझसे आके क्लेम किया कि सर ये बैग मेरा है। अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, तो उनमें से एक ने क्या किया, वो जाके मेरे अगेंस्ट में एक रिकवरी का सूट डाल दिया, उसने एक रिकवरी का सूट जो है वो फाइल किया। अब इस सिचुएशन को डील करता है रूल 3। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जब मैं जाके एंटरप्रेन्योर सूट फाइल करूंगा, तो जिस कोर्ट में मैंने एंटरप्रेन्योर सूट फाइल किया है, वो कोर्ट बेसिकली उस कोर्ट को डायरेक्शंस इशू करेगी, नोटिस इशू करेगी, जिस कोर्ट में डिफेंडेंट ने ऑलरेडी केस मेरे अगेंस्ट में फाइल किया हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात? उस कोर्ट को क्या नोटिस इशू करेगी, उस कोर्ट को ये नोटिस इशू करेगी कि इस प्रॉपर्टी, इस सब्जेक्ट मैटर को लेके एक एंटरप्रेन्योर सूट फाइल किया गया है। लिहाजा आप जो आपके पास केस चल रहा है, पेंडिंग है, उसको आप फिलहाल के लिए स्टे कर दें। समझ गए मेरी बात? जब अगर मेरे एंटरप्रेन्योर सूट फाइल करने से पहले मेरे अगेंस्ट में कोई सूट फाइल कर देता है, कोई रिकवरी का डाल देता है, तो उसमें रूल 3 क्या बताता है। ये सारी चीजें आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर मुझसे पहले कोई और मेरे अगेंस्ट में केस फाइल करता है, तो जब मैं एंटरप्रेन्योर सूट फाइल करूंगा, तो सूट जो पहले फाइल हुआ है, जो ऑलरेडी पेंडिंग है, वो जो है वो स्टे हो जाएगा। यहां तक आई होप कि आपको बात जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ मैं आपको ओवरव्यू इसका दे देता हूँ, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें, टॉपिक कवर कर लें, क्योंकि फिर वो फ्लो खराब हो जाता है। मैं आपको एंड में इसका पूरा समरी करके बता दूंगा। देखें क्या होता है कि रूल 3 मैंने आपको समझा दिया कि उसका पूरा प्रोसीजर किस तरीके से है। अब जो चीज है, अब रूल 4 की बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सबसे ऑर्डर 35 का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो है रूल 5। बेसिकली इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जुडिशियल इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। अब रूल 3 जो है ना, हमारे सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। रूल 3 में देखें, जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रोसीजर क्या होगा, कोर्ट के पास पावर क्या होते हैं, वो सारी चीजें रूल 4 में लिखी गई हैं। ठीक है, रूल 4 के कुछ
दो तीन सब क्लॉजेज हैं, सब रूल्स हैं, उनमें ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। देखें, सबसे पहले जो है रूल 4 की अगर हम हेडिंग पढ़ेंगे तो रूल 4 की हेडिंग है कि प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग। कोर्ट का प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग क्या होगा। अब इसमें अगर हम इसको सब रूल 1 को देखेंगे तो सब रूल 1 बेसिकली कोर्ट्स के दो पावर्स को मेंशन करता है, प्रिस्क्राइब करता है कि कोर्ट्स के पास दो ऐसे पावर हैं जो कि सब रूल 1 में दिए गए हैं। सबसे पहला जो पावर है, सबसे पहला पावर कोर्ट के पास ये है कि अगर कोर्ट चाहे, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेंटिफ जो है अपने लिए सिर्फ क्या क्लेम करता है, सर मुझे अवार्ड दे, मुझे अवार्ड देके इस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो मान लेते हैं कि कोर्ट जो है उसको डिस्चार्ज कर देती है, तो वो किस किस पावर के अकॉर्डिंग करेगी, किस लॉ के अकॉर्डिंग करेगी, वो रूल 4 सब रूल 1 में करेगी। देखें, सब रूल 1 में दो पावर दिए गए हैं। पहला पावर क्या है? पहला पावर है कि अगर लेट सपोज कि कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ को जो है इस केस से एट द वेरी फर्स्ट हियरिंग कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ का कोई काम नहीं है, इसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए, तो एट द वेरी फर्स्ट हियरिंग कोर्ट जो है प्लेंटिफ को लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर देगी, उसको जो चार्जेस लगती हैं वो अवॉर्ड कर देगी और उस केस से उसको डिसमिस कर देगी। दूसरा पावर कोर्ट के पास क्या है सब रूल 1 में, वो ये है कि अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, प्लेंटिफ को फॉर द बेटर डिसीजन ऑफ केस रिटेन करना चाहिए, इसको मौजूद होना चाहिए, तो कोर्ट जो है उसको जो है फाइनल डिस्पोजल तक उसको रिटेन कर सकती है, उसको जो है ना टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट उसको वहीं रिटेन कर सकती है। तो ये दोनों पावर जो है रूल सब रूल 1 में दिए गए हैं कोर्ट के पास, वो जब चाहे उसको डिस्चार्ज कर सकती है, अगर कोर्ट नहीं चाहे तो उसको रिटेन कर सकती है। यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। देखिए, यहां से आगे जब हम चलेंगे तो जब सब रूल 2 आता है तो बेसिकली वो बताता है कि कोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा, कोर्ट किस तरीके से प्रोसीड करेगी। अब देखें, रूल 2 ये कहता है कि मान लेते हैं कि अगर कोर्ट के पास एट द वेरी फर्स्ट हियरिंग इतना मटेरियल अवेलेबल है, इतना रिकॉर्ड अवेलेबल है कि वो डिसाइड कर सकती है कि ये प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है, क्या ये ए से बिलोंग करती है या ये बी से बिलोंग करती है। अगर कोर्ट के पास इतना मटेरियल अवेलेबल है, कोर्ट इजीली उसको डिसाइड कर सकती है, तो एट द वेरी फर्स्ट हियरिंग कोर्ट जो है डिसाइड कर देगी कि ये प्रॉपर्टी जो है वो ए से बिलोंग करती है या बी से बिलोंग करती है। ठीक है। सब रूल 3 ये कहता है कि चले, अगर मैंने अभी जैसे आपको बताया कि कोर्ट के पास अगर मटेरियल अवेलेबल है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी, एट द फर्स्ट हियरिंग करेगी। लेकिन कोर्ट के पास अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कोर्ट के पास इतना एविडेंस, इनफ एविडेंस नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि वो डिसाइड करे। अब कोर्ट भी यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रही कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो बेग है या ये जो पैसे हैं, ये किसको बिलोंग करते हैं, ए को करते हैं या बी को करते हैं। इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? अब क्या किया जाएगा? अब मजीद केस आगे फर्दर किस तरीके से प्रोसीड होगा। देखिए, इसमें रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 इसमें बेसिकली दो चीजें बताता है। एक तो वो ये बताता है कि कोर्ट अगर डिसाइड नहीं कर पा रही है एट द वेरी फर्स्ट हियरिंग कि भाई ये प्रॉपर्टी किसको जानी है, उसके पास अभी तक इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, तो कोर्ट ऑर्डर इशू करती है। कोर्ट क्या ऑर्डर इशू करती है? कोर्ट ऑर्डर इशू करती है कि लेट द इश्यूज बी फ्रेम, और जो रेगुलर जो ये इंटरप्लीडर सूट है उसको एज अ रेगुलर सूट करके चलाया जाए। बात समझ में आई? देखें, जब कोर्ट उसको डिसाइड नहीं कर पा रही, कोर्ट के पास इतना रिकॉर्ड नहीं है मौजूद, सफिशिएंट रिकॉर्ड नहीं है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इश्यूज फ्रेम करें पार्टीज के बीच में और इस सूट को, इस स्पेशल नेचर के सूट को एज ए रेगुलर सूट करके चलाया जाए। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, जरूर होगा, कि सर आपने तो कहा था कि इसमें तो प्लेंटिफ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या इसमें तो सर आपने कहा था कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इन दोनों के बीच में तो डिस्प्यूट नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात कि इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट नहीं है, फिर किस तरीके से जो है कोर्ट एज ए रेगुलर सूट इसको करके चलाएगी? क्योंकि रेगुलर सूट में तो हमने पढ़ा है कि हमेशा यही होता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तब जाके एक रेगुलर सूट चलता है। जाहिर सी बात है, दोनों में डिस्प्यूट तो होना चाहिए, कुछ तो बात हो।
यहाँ पे तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, तो किस तरीके से चलाएंगे? देखें, इस इसका जवाब भी रूल 4 ने ही दिया हुआ है। रूल 4 ये कहता है कि जब अगर एक दफा इश्यूज फ्रेम हो गए, एक दफा इश्यूज फ्रेम हो गए, तो उसके बाद ये सूट जो है कन्वर्ट हो जाएगा रेगुलर सूट में। रेगुलर सूट में ये सूट जब कन्वर्ट होगा, तब क्या होगा? तब ये होगा कि प्लेंटिफ तो अपनी जगह पे प्लेंटिफ रहेगा, लेकिन जो दो डिफेंडेंट्स हैं, मान लीजिए दो डिफेंडेंट्स हैं, तो उन दोनों डिफेंडेंट्स में किसी एक को कोर्ट इशू करेगी डायरेक्शंस कि आप दोनों में से कोई एक जो है, आप दोनों में से कोई एक प्लेंटिफ बन जाए। तो पहला जो प्लेंटिफ था उसके एडिशन में दूसरा भी एक आ जाएगा, उस साइड से, डिफेंडेंट की साइड से एक आ जाएगा एज अ प्लेंटिफ, और फिर ये केस एज अ रेगुलर सूट चलेगा उन दोनों के बीच में। समझ गए मेरी बात? जब अगर कोर्ट इशू कर देती है डायरेक्शंस के भाई इश्यूज फ्रेम करें, तो इश्यूज बेसिकली प्लेंटिफ जिसने सूट फाइल किया, इंटरप्लीडर, बेसिकली उसके बीच में और डिफेंडेंट्स के बीच में इश्यूज फ्रेम नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे तो कोई इश्यू ही नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। बेसिकली जो इश्यूज फ्रेम होते हैं वो डिफेंडेंट जो है, एक डिफेंडेंट रहता है उसमें, और एक जो है उसको प्लेंटिफ बना के फिर उन दोनों के बीच में इश्यूज फ्रेम होते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ये काफी इसमें से, क्योंकि इसी पॉइंट में से काफी ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, इंटरव्यूज में भी करते हैं, इसीलिए मैंने आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया। देखिए, इससे रिलेटेड एक और सिचुएशन भी है। वो क्या है? वो ये है कि जैसे हमने पहले कहा था कि कोर्ट जो है एट द वेरी फर्स्ट हियरिंग अगर कोर्ट चाहे तो प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर देगी। समझ रहे हैं मेरी बात? मान लीजिए कि कोर्ट ने एट द वेरी फर्स्ट हियरिंग डिसाइड कर दिया कि भाई प्लेंटिफ जो है उसको हम लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर रहे हैं, केस से डिसमिस कर रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। चले सर, कर दिया। अब मुझे बताएं कि एक सूट है उसमें प्लेंटिफ ही नहीं है, तो केस आगे फर्दर प्रोसीड कैसे होगा? समझ रहे मेरी बात? अगर एक दफा प्लेंटिफ जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो बाकी पीछे क्या बचता है? फिर तो डिफेंडेंट सिर्फ बचते हैं। तो ये केस कैसे चलेगा बगैर प्लेंटिफ के? तो इसी सिचुएशन में भी यही होता है कि जो दोनों डिफेंडेंट्स है, उन दोनों डिफेंडेंट्स में से एक जो है वापस आके प्लेंटिफ बनता है, फिर उन दोनों के बीच में इश्यूज फ्रेम होते हैं, एविडेंस चलता है, सारी चीजें होती हैं, और फिर जो है केस डिसाइड होता है। देखिए, यहाँ तक जो है हमने 4 इसके रूल्स पढ़ लिए हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रूल 4 है। इसके बाद जो है रूल 5 है, लेकिन रूल 5 को डिस्कस करने से पहले इसका हम एक रेमेडी को देख लेते हैं कि लेट सपोज सर, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि रूल 3 में ऑर्डर कोर्ट करती है कि जो प्रोसीडिंग ऑलरेडी पेंडिंग है उसको स्टे कर दिया जाए, या जैसे मैंने आपको रूल 4 के बारे में बताया कि रूल 4 में काफी सारे कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर रही है कि इंटरिम ऑर्डर्स, कि सर इसको आप डिस्चार्ज कर दें, या इसको फॉर द टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट इसको रिटेन होना चाहिए, ठीक है, या कोर्ट इश्यूज फ्रेम करने का ऑर्डर करती है। तो ये काफी सारे जो ऑर्डर्स हैं, इन ऑर्डर्स के खिलाफ क्या हमारे पास कोई रेमेडी है? जैसे मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई आप जो है प्लेंटिफ को चार्जेस जितनी भी उसकी हैं, जो 50-60 हज़ार रुपए, वो आप उसको दे दें। अब लेट सपोज कि बीइंग ए डिफेंडेंट मेरे खिलाफ ये ऑर्डर होता है, अब क्या मेरे पास कोई रेमेडी है? मैं क्या कर सकता हूँ? या ये आखिरी, या इसके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं है, मैं अपील करूंगा या मैं रिवीजन करूंगा, मैं रिव्यू करूंगा, क्या कर सकता हूँ? ठीक है। या एक ये है कि भाई कोर्ट ऑर्डर कर रही है कि प्लेंटिफ जो है वो टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट यहीं पे रहेगा, रिटेन होगा, उसको हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो क्या इस ऑर्डर के खिलाफ भी कुछ हम आगे अपील में जा सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं? तो हमारे पास क्या रेमेडी है? देखें, या ये होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जाके अपील फाइल करेंगे। हमारे पास अपील का रिलीफ जो है वो मौजूद है, अपील हमारी रेमेडी है। देखें, अब यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हमने तो पढ़ा है कि अपील जो है वो डिक्री के अगेंस्ट में होता है, ये तो इंटरम ऑर्डर्स हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि जब आप सेक्शन 96 को देखेंगे, तो सेक्शन 96 की लैंग्वेज क्या कहती है? सेक्शन 96 की लैंग्वेज कहती है कि जो आप अपील में जाएंगे वो हमेशा आप अगेंस्ट द डिक्री जाएंगे। वहां पे ऑर्डर लफ्ज नहीं है, वहां पे डिक्री है, वहां पे इंटरम ऑर्डर लफ्ज नहीं है। तो किस तरीके से हम अपील पे फाइल करेंगे? ये तो इंटरम ऑर्डर्स है, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली सीपीसी में 2 किस्म की अपीलें दी हुई है। एक अपील दी गई है सेक्शन 96 में,
और दूसरी जो अपील दी गई है वो ऑर्डर 41 रूल 3 में दी गई है। तो ये सारे जितने भी ऑर्डर्स यहाँ पे होते हैं कोर्ट करती है, अगर उनमें से कोई आपके अगेंस्ट आता है तो उसके खिलाफ जो आपके पास रेमेडी होगी वो अपील की होगी, लेकिन वो अपील आप ऑर्डर सेक्शन 96 में नहीं करेंगे, वो अपील आप करेंगे सेक्शन जो है ऑर्डर जो है 43 रूल 1 में। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा इंटरप्रीटर सूट जो है उसके बारे में एक अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया होगा, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके माइंड में आ गई होगी कि किस तरीके से इंटरप्रीटर सूट फाइल किया जाता है, इंटरप्रीटर सूट जो है वो बेसिकली होता क्या है, और इंटरप्रीटर सूट की क्या कंडीशंस होती हैं, कोर्ट के पास क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से कोर्ट प्रोसीड करती है, प्लेंट इसमें किस तरीके से बनती है, ये सारी चीजें हमने अभी देख ली। हमने ये भी देखा कि कितने लोग होते हैं और ये भी देखा कि कौन फाइल करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट रूल है, वो ये कहता है कि ये सारी तो चीजें हमने देख ली। अब सवाल आता है कि कौन लोग जो हैं वो इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकते। क्या ऐसे भी लोग हैं, किसी के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है, बार है कि आप जो है इंटरप्रीटर सूट फाइल नहीं कर सकते? देखिए, रूल 5 जो है वो इसी को डील करता है। और रूल 5 क्या कहता है? रूल 5 की अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे, टाइटल उसका पढ़ेंगे, तो वो दो लोगों को बार करता है, दो लोगों को रोकता है इंटरप्रीटर सूट फाइल करने से। पहला पहला कौन है? पहला है एजेंट। कहता है कि एजेंट सूट इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकता। दूसरा कौन है? दूसरा एजेंट। अच्छा सर, क्यों नहीं कर सकता? कोई रीजन तो होगा, कोई वजह तो होगी इन दोनों को बार करने के पीछे। देखिए, इन दोनों को बार करने के पीछे दो रीजन है, बेसिकली दो प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर इन दोनों को इंटरप्रीटर सूट जो है फाइल करने से रोका गया है, अपने लैंडलॉर्ड के खिलाफ, अपने प्रिंसिपल के खिलाफ। दो क्या रूल्स हैं? बेसिकली एक रूल है वो ये कहता है कि एजेंट कैन नॉट बी अलाउड टू डिस्प्यूट द अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल। अगर हम इसको आसान लफ्जों में समझें, आसान लफ्जों में ये है कि एजेंट जो है वो कभी भी अपने प्रिंसिपल की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? लेट सपोज कि मैं अगर एजेंट हूं तो मेरे पास अगर प्रिंसिपल जो है कोई चीज रख रहे हैं, तो मैं कल को अगर कोई मुझसे और आके क्लेम करेगा तो मैं उठा के उसको नहीं दूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करूंगा कि मेरे प्रिंसिपल के पास ये अथॉरिटी है भी कि नहीं है, मैं उसकी अथॉरिटी को कभी भी क्वेश्चन नहीं करूंगा। सेम इसी तरीके से अगर हम टेनेंट की बात करें तो टेनेंट के लिए भी एक प्रिंसिपल है। टेनेंट के लिए ये है कि टेनेंट कैन नॉट बी अलाउड टू क्वेश्चन द टाइटल और द डिस्प्यूट द टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड। टेनेंट जो है वो कभी भी अपने लैंडलॉर्ड के जो ओनरशिप का टाइटल है उसको कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो लैंडलॉर्ड ही रहेगा। समझ रहे हैं? अब इसमें क्या है, इसको इन इन लोगों को, इनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि किस वजह से इनको बात किया गया है। देखिए, मान लेते हैं कि मैं एजेंट हूँ और मेरे पास जो है एक मेरा जो प्रिंसिपल है वो आके मेरे पास एक ज्वेलरी बॉक्स जो है वो मेरे पास रखवाता है। ठीक है। अब नाउ व्हाट हैपेंड इज कि एक मेरे पास थर्ड पर्सन आता है, वो आगे मुझसे क्वेश्चन करता है, वो आगे मुझे ये कहता है कि सर ये जो ज्वेलरी बॉक्स आपके पास आपके प्रिंसिपल ने रखवाया है, ये बेसिकली ज्वेलरी बॉक्स मेरा है। आपके प्रिंसिपल ने ये मुझसे चोरी किया था और फ्रॉडुलेंटली मुझसे लेके गया और ये आपके पास रख दिया, तो आप ये काइंडली मुझे हैंड ओवर कर दें। अब इस सिचुएशन में वो बगैर किसी अथॉरिटी के, उसके पास ना कोई सच प्रूफ है, कुछ भी नहीं है, बगैर बगैर अथॉरिटी के मेरे पास आके वो ये क्लेम कर रहा है। अब इस सिचुएशन में क्या है? इस सिचुएशन में क्या मैं इंटरप्रीटर सूट फाइल करूंगा उन दोनों के बीच में? तो यहाँ पे जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे क्लियर नो है। रूल 5 यहाँ पे क्लियर नो कहता है कि आप अपने प्रिंसिपल के खिलाफ इंटरप्रीटर सूट नहीं फाइल कर सकते। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप जाके वो चीज अपने प्रिंसिपल को वापस करेंगे और जो है आप उन दोनों के बीच में इंटरप्रीट नहीं करवाएंगे। समझ गए? सेम इसी तरीके से अगर हम टेनेंट की बात करें तो मान लीजिए मैं अगर टेनेंट हूं, मैं इस जगह की पोजीशन में हूं,
तो कल को मेरे पास अगर कोई थर्ड पर्सन आता है और वो आके मुझसे क्लेम करता है कि सर ये जगह जो है, अब ये जगह मेरी है, अब इसका मालिक मकान मैं हूँ, आप जो है इस जगह को खाली कर दें, इसकी पोजीशन मुझे दे दें, तो क्या यहाँ पे मैं उसको पोजीशन दे दूंगा? क्या मैं वाकई जगह खाली कर दूंगा, या क्या करूंगा? या मैं उन दोनों के बीच में, असल जो मालिक मकान है उसके बीच में और ये थर्ड पर्सन है इनके बीच में इंटरप्रीटर सूट फाइल करूंगा? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे वो बगैर किसी अथॉरिटी के आया है, बगैर किसी पेपर डॉक्यूमेंट्स के आया है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी मैं फाइल नहीं करूंगा। यहाँ पे जो मेरा रियल ऑनर है वही रियल ओनर रहेगा, इसके क्लेम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। बेसिकली ये था रूल 5, जिसमें दो लोगों को मना किया गया, एजेंट और टेनेंट। किन प्रिंसिपल्स के ऊपर मना किया गया वो भी हमने डिस्कस कर ली। लेकिन लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक ऐसी एक्सेप्शन है जिसमें जो है हम इंटरप्रीटर सूट को फाइल कर सकते हैं उस थर्ड पर्सन और लैंडलॉर्ड के बीच में या प्रिंसिपल के बीच में। अच्छा सर, क्या सिचुएशन है वो क्या ऐसी एक्सेप्शन है जिनमें हम कर सकते हैं? देखें, बेसिकली क्या होता है, एक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि मतलब एक रूल है वो ये कहता है कि अगर अगर आप रूल 5 को पढ़ेंगे ना, इसी में जो है आता है, रूल 5 में ही लिखा गया है कि अगर प्रिंसिपल या लैंडलॉर्ड की अथॉरिटी के थ्रू, उन दोनों की अथॉरिटी के थ्रू कोई थर्ड पर्सन आके आपसे क्लेम करता है कोई चीज, तो उस सिचुएशन में आप दोनों के बीच में इंटरप्रीट करवा सकते हो। अब सर किस तरीके से अथॉरिटी? अब अथॉरिटी का मकसद ये है कि लेट सपोज कि मैं टेनेंट हूँ, मैंने आपको बताया था कि सर ये जो ज्वेलरी बॉक्स है, सॉरी एजेंट हूँ, मेरे पास मेरा प्रिंसिपल ज्वेलरी बॉक्स रखवा के गया है। अब कल को अगर कोई थर्ड पर्सन आ रहा है मेरे पास और थर्ड पर्सन आके मुझसे वो क्लेम कर रहा है कि सर ये जो ज्वेलरी बॉक्स है ये आप मुझे दे दें, मैं कहता हूँ कि सर मैं आपको क्यों दूं, ये तो मेरे प्रिंसिपल की है। तो वहां पे क्या करता है वो थर्ड पर्सन जो है, मुझे एक अथॉरिटी लेटर दिखाता है, उसमें मेरे प्रिंसिपल की सिग्नेचर भी की हुई होती है कि सर ये देखें आपके प्रिंसिपल की सिग्नेचर, और इसमें लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो ज्वेलरी बॉक्स है, इसको आप मुझे हैंड ओवर कर दें। अब इस सिचुएशन में मैं उन दोनों को इंटरप्लीड करवा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पर्सन आया है वो बगैर किसी क्लेम के नहीं आया। बेसिकली वो यहाँ पे जो है एक अथॉरिटी के थ्रू आया, प्रिंसिपल की अथॉरिटी के थ्रू आया है। समझ रहे हैं मेरी बात? सेम इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे टेनेंट की, तो अगर बीइंग अ टेनेंट मेरे पास कोई एक थर्ड पर्सन आता है और वो मुझे आके कहता है कि सर ये जो प्रॉपर्टी है ये आप मुझे दे दें, अब से इसका मालिक मकान मैं हूँ, तो मैं बोलता हूँ सर मैं कैसे मान लूँ, मैं क्यों आपको दे दूं? तो वो आगे मुझे आगे से सेल डीड दिखा देता है कि ये देखें। अब उसके वो सेल डीड दिखाता है, उसमें प्रिंसिपल की सिग्नेचर, सॉरी लैंडलॉर्ड की सिग्नेचर की हुई है, और बेसिकली उसके पास भी एक अथॉरिटी है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं लैंडलॉर्ड से बात करता हूँ तो लैंडलॉर्ड क्या कहता है? लैंडलॉर्ड कहता है कि नहीं यार, आप जो है इसमें सच ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई सेल डीड नहीं है, और ये जो है फॉर्ज डॉक्यूमेंट है इसके पास, आप इसको पोजीशन ना दें, आप पोजीशन मुझे दें। तो इस सिचुएशन में जो है मैं इंटरप्रीटर सूट फाइल कर सकता हूँ, इस सिचुएशन में इंटरप्रीटर सूट फाइल हो सकता है। समझ रहे हैं सर? तो ये था पूरा एक कॉन्सेप्ट इंटरप्रीटर सूट के हवाले से, जो कि आपको आई होप के समझ आ चुका होगा, जिसमें हमने पूरा इंटरप्रीटर को उसका इंट्रो देखा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरीके से इंटरप्रीटर सूट जो है फाइल किया जा सकता है, किस तरीके से उसको जो है प्रोसीजर कोर्ट्स में उसका क्या होता है, कंडीशंस क्या होती हैं। बेसिकली इंटरप्रीटर सूट जो है दो लोगों के बीच में होता है, एक सेम प्रॉपर्टी के ऊपर होता है किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में। ये सारी चीज़ें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आपसे जो है बता दी, और पूरी कोशिश की कि जो भी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी कवर कर ली, ताकि आपका कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना हो। अब मेरी आपसे मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जो है इस लेक्चर के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है, आप एक दफा इन रूल्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, उस सेक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा। जितना भी मैंने आपको डिलीवर किया है वो सब इन रूल्स में है, उस सेक्शन में है, कोई भी चीज बाहर से नहीं बताइए। अब आपके माइंड में एक बेसिक
कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, एग्जांपल्स भी अभी आपके माइंड में है, उन्हीं एग्जांपल्स को लेके जब आप इसको दोबारा से एक दफा पढ़ेंगे तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें इजीली समझ आ जाएगी और कोई डिफिकल्टी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। देखिए कि अगर इस लेक्चर से अगर आपको 30% भी समझ आया है या 40% भी आपने ये लेक्चर समझा है, तो आई होप कि मेरा जो मकसद था समझाने का पढ़ाने का वो पूरा हो गया। अब इंशाल्लाह फिर किसी और नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।